ये बताएगा कि बड़ी चहमगोइयाँ हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। अभी तो 26वीं आईनी तरमीम की जो गर्द है वो भी नहीं बैठी। 27वीं आईनी तरमीम की बातें शुरू हो गई कि सितंबर में शायद ये तरमीम आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये तरमीम आने वाली है? और दूसरा, इस तरमीम के आने के बाद कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की जो गिरफ्त है वो सिस्टम के ऊपर मजीद मजबूत हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अभी तक तो समर क्यास आराइयाँ हैं जी हाँ। और जो ज़्यादा गुफ्तगू है वो तो यही है कि ये 18वीं तरमीम में जो मामलात आए हैं उनको कैटर किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो देखिए ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि 18वीं तरमीम ने बहुत सारे उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन बहुत सारे मामलात में उसने वफ़ाक की तो कमर तोड़ दी है और फ़ेडरेशन को बहुत ख़तरात लाहक हैं। जो 18वीं तरमीम को जिस तरीके से नाफ़ज़ किया गया, जिस तरीके से चीफ़ मिनिस्टर्स जो हैं, उनको ताकत का मरकज़ बना दिया गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में दो तेरियाँ, दो मेरियाँ करके बैठ गए कि सिंध आपका और पंजाब हमारा। और अब आप देखिए कि इसके नतीजे में जिस तरह से चारों सूबों में वज़राए आला जिस तरीके से पैसे का ज़िया कर रहे हैं, जिस तरीके से ना कोई उस पैसे का कोई जो है वो कोई अकल से खर्च हो रहा है, अरबों रुपए जो हैं उनको तबाह-ओ-बर्बाद कर दिया गया। बलूचिस्तान को आप देखें, जितनी ज़्यादा पैसा बलूचिस्तान को मिला, इससे बहुत बेहतर था कि हम हर फैमिली को वैसे ही 50,000 रुपया महीना जो है, वो बलूचिस्तान में दे देते। वो ज़्यादा बेहतर खर्च होता है इससे बनिस्बत जिस तरह बलूचिस्तान में पैसा ज़ाया किया गया। लिटरली गवादर में हमने पैसे समुद्र में फेंके हैं और वहाँ के जो हुकूमतें हैं, पे दर पे जो हुकूमतें आई हैं, उन्होंने तबाही उतार दी है और आज आपके सामने हैं जो हालात हैं। लाइकवाइज़ पंजाब में आप देखें कि मरियम नवाज़ किस तरह पैसे खर्च कर रही हैं। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। सिंध में कराची का जो हाल है, खैबर पख्तूनख्वा सो अगर 18वीं तरमीम को रिवर्स किया जाता है, तो ये मेरे ख़्याल में एक बड़ी हिम्मत वाली बात होगी। नवाज़ शरीफ और लेकिन वो आसिफ तो बड़ा ज़रदारी। मुश्किल होगा फवाद चौधरी साहब। मसला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने ये तरमीम करवाई थी, जो उसका क्रेडिट लेती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया था, वो तो 18वीं आईनी तरमीम को अपनी रेड लाइन करार देते हैं। पर्टिकुलरली एनएफसी अवार्ड में जो शेयर था सूबों का और मरकज का, उसे वो अपनी रेड लाइन करार देते हैं। उसमें तरमीम करना पीपल्स पार्टी के बगैर तो बड़ा मुश्किल है, और पीपल्स पार्टी के जाहिर है वो हुकूमत की नहीं, एक अहम इत्तेहादी है, वो तो कभी नहीं करने देगी ये। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इतना पैसा उनके पास चला जाता है इस तरमीम के नतीजे में, वो क्यों करने देंगे? उन्होंने तो जो पैसा इस वक़्त जो सिंध में जिस तरीके से एक जो है वो अंधेर नगरी और चौपट राजा वहाँ पे बैठे हैं, अंधेर नगरी और चौपट राज है वहाँ पे, आपके सामने है कि आपने जो कराची जैसा जो बड़ा वहाँ पर जिसको एक्चुअली तो एक सूबा होना चाहिए, इतने बड़े शहर को फिर आपने तबाह-ओ-बर्बाद कर दिया। आपने वहाँ पर जो है फंडिंग है नहीं वहाँ पे, वो कुछ भी आप नहीं कर पाए। अंदरूनी सिंध के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप 2 पार्टी और 2 खानदानों की खुशनुदी के लिए ही पूरे पाकिस्तान का जो आइन है उसका हुलिया बगा फवाद दें। साहब, आपके दौरे फेडरेशन हुकूमत में भी तो एक अटैम्प्ट तो हुई थी, दो आपके पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन नंबर्स उस वक्त जहाँ से मैनेज हो रहे थे, वहाँ पे तो एक सोच थी कि 18वीं तरमीम में एनएफसी कम अज़ कम जो है वो हर सूरत में रिवाइज होना चाहिए। तो वो एक सोच तो थी, कोशिश तो थी कि हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है तब भी नहीं हो सका था। तो अब आप समझते हैं कि ये अब की मरतबा हो जाएगा, चूँकि ज़ाहिर है जो चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो शायद करवा भी जाए। अब तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मजबूत है, उस वक़्त इतनी हालात उस तरह के नहीं थे, अब तो मजबूत हैं, बाजवा साहब अब के तो अल्फाज थे करवाना। उस वक्त, बाजवा साहब के जी, अल्फाज थे आपके नहीं, आपके दौरे हुकूमत में कि इस एनएफसी के मौजूदा जो इसकी परसेंटेज है, जो शेयर है वफाक का और सूबों का, इस पे पाकिस्तान चल ही नहीं सकता इस परसेंटेज के साथ। देखिए उस वक़्त जो था वो ख़्वाहिश तो थी, लेकिन उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट उतनी मज़बूत नहीं थी जितनी अब है। आप अगर चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि परसेंटेज भी इतना प्रॉब्लम नहीं है एनएफसी का। द प्रॉब्लम इज़ द मैनर ऑफ स्पेंडिंग। अब जिस तरह से आप देखिए कि पंजाब में अभी कल उज़मा बीबी कह रही थी 100 मंसूबे हमने मुकम्मल कर दिए हैं। आप देखिए ना इनका सर है, ना पैर है, ना किसी ने इनको पूछने वाला है, ना बताने वाला है। सेम इज़ द केस विद अदर प्रोविंसेस। तो ये आप जब तक इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ना लाए, लोकल गवर्नमेंट आपने खत्म कर दिया है, लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड होता ही नहीं है। सो ये 18वीं तरमीम जो है इस वक्त मौजूदा शक्ल में कोई मुझे शक नहीं है कि फेडरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और अगर एस्टेब्लिशमेंट इसको रिवर्स करवाती है तो ये पाकिस्तान को बचाने वाली बात है।
तो फौज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान किया है कि वो हर सूरत में इस तरमीम को रोकेंगे और वो वकला तहरीक चलाएंगे। तो ये चल पाएगी तहरीक कोई? तरीके इंसाफ की तो सच्ची बात यह है कि उनको भी पता भी नहीं है क्या है अब। अभी आईनी तरमीम है क्या, तो वो पहले ही उनने कुछ जो 26वीं तरमीम जो रुकवानी चाहिए थी, जिसके लिए तहरीक चलानी चाहिए थी, उस वक्त घरों में बैठे रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि जी हम एक ऐसी तरमीम जिसका भी पता ही नहीं है क्या आगे। ये तो ऐसे आज मतलब वो तो मजाक ही कर रहे हैं ना। असद कैसर साहब वगैरह की कोई उनको समझ नहीं, बस रोज जो बात आती है वो एक ऐसी बात कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीरियस अभी तक कोई ऐसी बात जो है वो इस ज़मन में कोई आई है। जब आएगी उस वक़्त देखेंगे ना। अगर 18वीं तरमीम हम्म। में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व करती है तो आपको साथ देना चाहिए। व्हाई टू अपोज़ दैट? सही हो गया। दूसरा ज़ाहिर है उसमें काफ़ी सारा एक लंबा चौड़ा पैकेज है, सिर्फ 18वीं तरमीम नहीं है। कुछ लोग तो पार्लियामेंट की मुद्दत की बात भी कर रहे हैं, बाकी भी बहुत सारी जमगोइयाँ हो रही हैं कि वो जिसमें इस हुकूमत की सिस्टम के ऊपर जो ग्रिप है, वो गिरफ्त मजबूत करने के लिए जो है ये तरमीम शायद लाई जाए। देखिए, ज़मर बात ये है कि इस हुकूमत की अब इससे ज़्यादा मज़बूत ग्रिप और क्या होनी है। जो आपने अपोज़िशन को, अदालतों को बिल्कुल तहत-ताराज कर दिया है, आपने आइन को ख़त्म कर दिया है, आपने सिस्टम्स जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। अब इसके बाद भी अगर आपके दिल को सुकून नहीं मिल रहा, तो फिर इसके लिए तो किसी पीर-फ़कीर के पास जाएँ। आइनी तरमीम से तो ये दिली सुकून नहीं मिलना। इसके लिए तो कोई इबादत करें, कोई और काम करें। ये अब कानून तो आपने जो 26वीं तरमीम में जो हशर कर दिया आइन का, अदालतों का, उसके बाद जो जिस किस्म की इस वक़्त अपोज़िशन का हाल है, जो अभी आपने देखा जो हो रहा है, कि हम्म। सारी अपोज़िशन जो है वो जो लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन जो हैं, वो सारे डिस्क्वालीफ़ाई करके उनको जेलों में डाल दिया, सारे लोग एमएनए डिस्क्वालीफ़ाई। ये तो मतलब मज़ाक ही हो रहा है ना मुल्क में। अब इसके बाद और क्या आपने आइन कानून को इससे ज़्यादा और क्या ताराज करना है? ज़रा इस दौर में तो लीडर ऑफ द अपोजिशन सज़ा होकर जो है वो असम्बली से बाहर हुए हैं। जी। जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त तो पंजाब के और मरकज़ के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे वो बगैर किसी सज़ा के वो जेलों में थे। कभी जेलों में नहीं थे। वो शहबाज शरीफ साहब तो एक दिन भी जेल में नहीं गए। वो तो जो बंगला नंबर 36 था अपोज़िशन का, वहीं रहते रहे हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, जब कंपैरिज़न करना शुरू हो जाते हैं कि जी वो नैब उस की दौर में हिरासत जी, में उस रहे, दौर में तो कुछ भी नहीं लाहौर था। में रहे, 100% नैब की हिरासत में रहे शहबाज शरीफ साहब। एक दो एक भी इजलास में नहीं रहे हैं। वो तो मेरा ख़्याल है कोई एक दिन कोई रहे हों तो उनका तो रिमांड भी पूरा नहीं हुआ। हम्म। और आप ज़रा उठा के उनके केसेस तो देखिए शहबाज शरीफ साहब के या बाकियों के। उनका कोई कंपैरिज़न है जो मौजूदा जिस लोगों के ऊपर जो केस बन रहे हैं उनके उनसे? यानी आपके सामने है कि जिस तरीके से पनामा के बाद और जो एफआईए जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आए हैं, वो तो मतलब उसके ऊपर ये तो इंसल्ट टू द इंटेलिजेंस है ना कि अगर आप उन केसेस को मिलाएँ इनसे। वो अनफॉर्चुनेट है कि उन केसेस को वो ज़ाहिर है पॉलिटिसाइज़ तो होना ही था इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर से। हैंडलिंग अच्छी नहीं हुई पीटीआई की तरफ से, मैं समझता हूँ हमारी तरफ कन्विक्शन से नहीं हुई ना, हैंडलिंग अच्छी बगैर नहीं। कन्विक्शन के वो जेलों में रहे थे, हाँ। हिरासत में रहे थे। दूसरा फवाद साहब, आज हाँ। असद कैसर साहब ने तो चूंकि कुछ देर पहले बाजवा साहब का जिक्र हुआ था उस पर उन्होंने आज माफ़ी मांगी है कि एक गलत फैसला था हमारा उनको तोसी देना। तो आप भी समझते हैं कि आप वो जो माफ़ी मांग रहे हैं वो ठीक मांग रहे हैं? एग्री करते हैं उनसे आप? कोई ऐसी बात नहीं है जी, कोई शौक से कोई नहीं होती है एक्सटेंशन। यहाँ पे हालात होते हैं। अपोज़िशन में आके ऐसी बातें करना आसान हो जाता है। असद कैसर साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। लेकिन देखिए ना जब वो खुद भी खड़े नहीं हो सके ना जब हम्म। आई हमारी नो कॉन्फिडेंस आई, जब तो आपने उस पेश की थी वक़्त जो, फिर जो है वो हाँ, तो उस वक़्त देखिए ना फिर वो अगर उस पे दबाव जो इतना आपने एक बर्दाश्त नहीं लेकर कर आए थे, सके। हाँ, आपने जो उस उस पे वक़्त एक जब एतराज़ आपने उठाया था उस उसके ऊपर। वक़्त हाँ, उस वक़्त आप देखिए ना मैं सिर्फ़ आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि दबाव होते हैं, हम्म। प्रेशर्स होते हैं, वो आप असद कैसर साहब आज ये बात कर रहे हैं, बट आप देखिए ना खुद भी उस वक़्त फिर कासिम सूरी को बैठना पड़ा हम्म। स्पीकर की नशिस्त के ऊपर, वो दबाव नहीं ले सके। सो ये कहना बाहर आके आसान हो जाता है चीज़ों को कि ये हो गया, वो हो गया और हमने ये कर दिया। जब आप दबाव में होते हैं या सिचुएशन होती है उसके मुताबिक फैसले होते हैं। हम्म। आई थिंक बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी उसी तरह के एक सर्कमस्टांसेस का नतीजा थी। तो वो जो उस वक्त माफ़ी असद वाली कैसर इसमें साहब का ये कौन-सी ऐसी मौक़िफ़ बात? था कि ये एक गैर आईनी काम हो रहा है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, तो वो मौक़िफ़ आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं था उनका, बल्कि वो सिर्फ प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने जो है वो एक जान वही छुड़ाई थी अपनी। उनका
नहीं, नहीं, ये कोई मौक़िफ़ भी नहीं था उनका, ये कोई मौक़िफ़ नहीं था उनका गैर-आइनी काम हो रहा है, कुछ हो रहा है। बट एनीवेज़ मैं आपको सिर्फ़ मिसाल दे रहा हूँ, हुँ, हुँ। मुश्किल हो जाता है ना प्रेशर्स के जी हाँ। सामने कि आप उस वक़्त खड़े। तो फवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनके बंदों की जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, कल भी एक फ़ैसला आना है लाहौर की अदालत से। मज़ीद नाअहलियाँ भी हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर, और 77 के करीब तो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि हमारे अरकान पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो खान साहब ने जो फैसला किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना बतौर एहतजाज, तहरीक इंसाफ के 99% लोग तो ये इस राय के हामी हैं कि हमें ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहिए। और वैसे भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, वैसे तो आपको तहरीक चलाने या आवाम में गैदरिंग करने या जलसा करने की इजाज़त नहीं होती, तो ज़िमनी इंतखाबात के जरिए आपको अच्छा मौका मिल जाता है मुल्क के अंदर अपनी एक्टिविटी करने का। तो क्या तहरीक इंसाफ को ये अवेल नहीं करना चाहिए ज़िमनी इंतखाबात में जाकर? अब तक जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, समर उनमें क्या पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त दी गई है? आंसर इज़ नो। क्या उनको जलसे-जुलूस करने की इजाज़त दी गई है? क्या उनको अपने उम्मीदवार खड़े करने की आज़ादी है? क्या इलेक्शन जो हैं वो कोई आइन के, कानून के कुछ नज़दीक भी हुए हैं? आंसर इज़ नो। तो अभी इन रिसेंटली ये जो समड़ियाल में इलेक्शन हुआ हो था, रहे इलेक्शन हैं, हुआ था, ज़िमनी सवाए इलेक्शन इसके हुआ था, कि वहाँ तो तहरीक पीटीआई के इंसाफ ने अंदर अपने कैंडिडेट भी वहाँ पे फील्ड की और भरपूर कैंपेन भी की वहाँ तहरीक इंसाफ ने। समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूँ, ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ था। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, वहाँ पे महदूद इजाज़त मिली थी और 12 बजे तक इलेक्शन भी होने दिया गया था। लेकिन 1 बजे फिर सारे एजेंट्स को उठा लिया गया, लोगों को जो है वो रिज़ल्ट्स बदल दिए गए और सब कुछ जो है वो वही हुआ जो कि पिछले इलेक्शंस में हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने इलेक्शंस को रिड्यूस कर दिया है टू अ फार्स, तो क्या फिर भी आपको जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए? उसके बाद फिर देखिए ये भी बड़ी एक मेरी नज़र में बात अहम है कि आप जब अपने लोगों को अकेला छोड़ दें, यानी जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएँ, आप समझें कि वो बकरे थे जो ज़िबा हो गए हैं, अब नए लौट ले आएँ, उनको भी ज़िबा कर दें। ये तो बड़ा नामुनासिब बात होगी कि अगर पीटीआई अपने उन लोगों के साथ खड़ी ही ना हो जिनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया या जिनको जिस तरीके से जो है वो आपने देखा कि उनको जो है वो ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपने आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सही है। अंजाम दे सकें और लोगों को जेलों में डाल दिया गया। लेकिन अब तक पीटीआई का जो रवैया रहा है, वो यही रहा है कि जो लोग भी जेलों में गए हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। हुँ। जिन लोगों को भी जो है डिस्क्वालीफ़ाई किया गया, जो लोग तो यही सारे लोग भी इन बशमूल इन लोगों के जो कई डिस्क्वालीफ़ाई हुए हैं, जैसे शिबली फराज साहब वग़ैरह हैं, वो उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए और उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया। अब यहाँ पे अलग ही मामला शुरू हो जाता है कि जब भी कोई ज़िमनी इलेक्शन आता है, आप फंडिंग के ऊपर शुरू हो जाते हैं, कैंपेन की फंडिंग शुरू हो जाते हैं। सो मेरे ख़्याल में खान साहब के फैसले का बाकियों का तो मुझे पता नहीं, बट पीटीआई के अंदर फंडिंग माफिया को बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, और दूसरा फवाद साहब ये बताएँ कि तहरीक का जो मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली अब 14 को फिर उन्होंने कहा हुआ कि हम निकलेंगे पूरे मुल्क के अंदर। ये जो 5 को निकले थे, 14 को फिर निकलेंगे, ये जो टूटी-फूटी तहरीक, ना इसका ना सर होता ना पैर होता है, हुँ। एक इफेक्टिव तहरीक भी नहीं होती, और वो बिल्कुल ही जो है ना एक कमज़ोर तहरीक जब आप चलाते हैं, मज़ीद आपकी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए 14 को फिर सड़कों पे निकलने की करनी चाहिए, जो जिस तरह से 5 को किया है पावर शो, उसी तरह का 14 को करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपने पूरा जो एक अपना पॉलिटिकल मोमेंटम है उसको नॉन सीरियस कर दिया है, इस तरह के एक स्ट्रैटेजी से। जो इमरान खान साहब ने जो लीडरशिप लगाई है, वो तहरीक तो क्या, वो तो सियासत के काबिल भी नहीं है, वकालत के काबिल भी नहीं है। यानी अगर आप समझें कि सलमान अकरम राजा या गौहर या ये जो हमारे दोस्त हैं, ये क्या चैलेंज पोज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को या सिस्टम को? ना इनको पॉलिटिक्स का पता है, ना इनसे जो है वो जज्जों की पॉलिटिक्स इनसे कंट्रोल हुई। इन्होंने पार्टी को दे हैव रिड्यूस्ड पार्टी टू ऐसे जैसे कोई बिल्कुल ये नॉन एग्जिस्टेंट जो है फोर्स। अब पॉपुलैरिटी इमरान खान की अपनी जगह के ऊपर है, उनका स्टांस अपनी जगह के ऊपर है, जो ज़ाहिर है कि अनमैचेबल है। उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो जुर्रत है, उनकी जो बहादुरी है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स की है पीटीआई ने, उन्होंने जो वर्कर्स हैं,
जो लीडरशिप है उसको बहुत चैलेंजेस में मुब्तला कर दिया। उनको बेशुमार लोगों के कारोबार तबाह हो गए, ज़िंदगियाँ तबाह हो गईं और आप कैजुअली जो है वो एक तहरीक ना आपसे इत्तेहाद बन सका, ना आपसे कोई इंटरनेशनल जो लॉबी थी वो आप कर सके, ना आप कोई अपने दबाव का अपने वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम कर सके। तो आई थिंक इस तरह की जो कॉल्स हैं और फिर देखिए यहाँ पे अलीमा बीबी से जो हैं जिन्होंने जो अगर कोई लीड कर सकता था तो वो इमरान खान की फैमिली कर सकती थी। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बातें बहुत की और लेकिन अमली तौर के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकीं। नुसरत भुट्टो को अगर आप देखें तो वो अकेली निकली थी कज़ाफ़ी हम्म। स्टेडियम में जब उनको लाठियाँ पड़ी थीं। कलसूम बीबी जब निकली थी, वो उनकी वो जी हाँ। आइकॉनिक तस्वीर है जहाँ ट्रेन में उठा रहे थे, पार्टी छोड़ चुकी थी नवाज़ शरीफ साहब को। लेकिन अलीमा बीबी ने कोई अमली तौर के ऊपर कोई इक़दाम नहीं किया और फिर कहा कि बेटे आ रहे हैं, बेटे भी नहीं आ सके, जिससे मेरा ख़्याल है कि बहुत नुकसान पहुँचाया, इमरान खान को भी बड़ा नुकसान पहुँचाया और पीटीआई के वर्कर्स तो और फिर लीडरशिप को भी बड़ा तो नुकसान तो पहुँचाया इस फवाद ज़माने साहब